इतने मार्क्स आएंगे कि आप आईसीएसआई का आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दोगे। ये आपकी जिंदगी की सच्चाई है, सुनिएगा ध्यान से। आपको डेली बेसिस पे टेस्ट देना वो भी गलत है, ना ही आप एट द एंड ऑफ द कोर्स टेस्ट दोगे। आपको पर सब्जेक्ट का याद रखना है कि आपके पास, तो अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हैं तो आपके पास, हाँ जी की हाल चाल यार, आई होप आप सबकी तो पढ़ाई अच्छी चली रही है। मुझे ना एक्चुअली में एक बच्चे की आज कॉल आई, और जब उसकी कॉल आई तो उसने मुझे बोला कि सर मुझे ना जून 25 में अपने दोनों मॉड्यूल देनी है एंड आई एम एमिंग फॉर रैंक। तो सर आप बताओ कि आप इसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है कि आप टैकल नहीं कर पा रहे। उसने मुझे एक एक करके प्रॉब्लम बताई, मैंने उसको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया, और बाद में वो बच्चा इतना सेटिस्फाइड हुआ और मैं भी अपनी एडवाइस से इतना खुश हुआ कि मुझे लगा यार मुझे ना ये बात सब तक पहुंचानी चाहिए कि किस तरीके से रैंकर्स का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, और किस तरीके से वो वाली प्रॉब्लम्स आप भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो पढ़ते हुए, और उसका क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिसका माइंडसेट रैंक लाने का है, एग्जामिशन का है, वही बच्चा इस वीडियो को देखे। सबसे पहली प्रॉब्लम उसने मुझे ये बताई कि सर मेरे ना बैकलॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब बच्चे मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेगा। तो नंबर 1 क्या है प्रॉब्लम? बैकलॉग। अब उस बैकलॉग का सॉल्यूशन क्या है समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि बैकलॉग होते क्यों हैं, और दूसरी बात आपको ये समझना है कि इन बैकलॉग्स का नुकसान क्या है, तीसरी बात इन बैकलॉग्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, बैकलॉग का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि आपका जो लोड है वो आपकी लिमिट से कई गुना ज्यादा है। यस बच्चे, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपको अपनी लाइव क्लासेस भी करनी होती हैं, आपको साथ में कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी करनी होती हैं, आपको आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी करनी होती है, आपको बेयर एक्ट भी रीड करना होता है, आपको मॉड्यूल की भी कवरेज करनी होती है, साथ में आपको पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस भी करने होते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो लिमिट है ना, उससे कई गुना ज्यादा लोड आपके दिमाग पे है, और वो रहेगा भी, वो प्रेशर आपके माइंड पे रहेगा। लेकिन अब इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आपका बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, और जब आपका बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो आप पैनिक में आ जाते हो, और फिर जब आप पैनिक में आ जाते हो तो दोबारा से बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब आप उस विशियस सर्कल में फंसते चले जाते हो। यहां पे आपका बैकलॉग हुआ, आप पैनिक में आ गए, फिर और बैकलॉग हो गया और पैनिक, और वो चीजें पाइलअप होते 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 आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको जीरो बैकलॉग पे अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जीरो डेट पर्सन हूं। मेरी लाइफ का एक रूल है कि मुझे एक भी रुपए का कभी भी किसी से उधार नहीं चाहिए। इन द सेम मैनर आपको कोई बैकलॉग नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में भी बैकलॉग नहीं रखता। आपने देखा कभी मैं रात को 2 बजे तक पढ़ रहा हूं, कभी 3 बजे तक पढ़ रहा हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने अपना जो टारगेट बनाया है मुझे भी वो टारगेट अचीव करना होता है, इसीलिए मैं कोई बैकलॉग नहीं रखता। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बैकलॉग हो सकता है तो आप ना हर 7 या 10 डेज में एक दिन फ्री रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बैकलॉग है तो आप जो भी अपना स्केड्यूल या टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें एक दिन फ्री रखिए, ताकि अगर आपका कुछ रह भी गया तो आप उस फ्री डे में उसको यूटिलाइज करें और अपने बैकलॉग्स को जल्दी से कवर अप करके फिर नए स्ट्रैटेजी पे या आप नए टारगेट की तरफ मूव ऑन कीजिए। तो सबसे पहली चीज, आपके कोई बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, नीदर ऑफ द लाइव क्लासेस नॉर ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट? क्योंकि आप 6 महीने में एग्जाम देने वाले हो और आप दोनों ग्रुप्स में अपीयर होकर रैंक लाना चाहते हो, तो आपको ना जो टेस्ट अपने देने हैं, जो मॉक टेस्ट सीरीज देनी है, वो भी बहुत स्मार्टली प्ले करके देनी है। मतलब ये कि सर हम एट द एंड ऑफ द कोर्स टेस्ट पेपर देंगे, वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है। सर हम हर चैप्टर का टेस्ट देंगे, वो भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। भाई 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर आप उसमें देखोगे टोटल मिला के 120 के आसपास चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में अगर आप एक एक टेस्ट दोगे तो रोज आप टेस्ट ही देते रहोगे। फिर आपको डेली बेसिस पे टेस्ट देना वो भी गलत है। हम 6 महीने के बाद देंगे एट द एंड ऑफ आवर कोर्स, 4.5 महीने के बाद, वो भी गलत है। तो आपको क्या करना है, सेगमेंट वाइज टेस्ट देने हैं। आपको हर सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट पेपर देने, यानी कि हर 3-4 चैप्टर आपके जब कवर हो जाते हैं तो ही आपको उसके टेस्ट के लिए अपीयर होना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ना ही आप एट द एंड ऑफ द कोर्स टेस्ट दोगे, ना ही आप हर चैप्टर का टेस्ट दोगे। हमको बड़ी स्मार्टली अपने टेस्ट को प्लान करना है, और हमको चैप्टर वाइज नहीं, हमको सेगमेंट वाइज टेस्ट देने हैं। हमको हर 3 चैप्टर्स पे एक टेस्ट पेपर देना है,
जिससे हर सब्जेक्ट के 5 to 6 टेस्ट पेपर्स होंगे और फिर हमें 50% कोर्स का और 100% कोर्स का भी टेस्ट देना है। और इसके अंदर हमको जो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस है उनकी भी पूरी प्रैक्टिस करनी है। और अगर मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे एलएलपी एक्ट 2008 मैंने पढ़ा, उसके मैंने पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन देखे, 13 क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, मैंने उसको पढ़ा, आंसर्स को देखा और उसके बाद उन 13 में से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चंस को मैंने बाय हैंड प्रैक्टिस कर लिया। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो 1 आवर की डेली की करनी है। कभी कंपनी लॉ के 2 क्वेश्चन कर लो, कभी सिक्योरिटी लॉ के कर लो, कभी इकोनॉमिक लॉ के कर लो, कभी आप अपने लेबर लॉ के कर लो, कभी आप सेटिंग अप के बाद के कर लो, कभी जीआईजीएल के कर लो, लेकिन आपको डेली 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि वो घड़ी देख के आपको बैठना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 180 मिनट मिलते हैं, लिखने के 180 मिनट मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट्स मिलेंगे एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 9 मिनट्स मिलेंगे। तो आपको घड़ी देख के बैठना है कि क्या 5 नंबर का क्वेश्चन आप 9 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपको ये कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप उस लेवल पे आ जाएं कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन 8 to 9 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकें। आपको ना स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि आपको जून में एग्जाम देने हैं दोनों मॉड्यूल्स के, तो आपको ना थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा जान नहीं है, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा आसान है, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे रिवीजन वाले लेक्चर से देख लूं। और ये वाला जो चैप्टर है ये इन डेप्थ एनालिसिस मांगता है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ूं। मतलब सर एक एग्जांपल के साथ समझाओ, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटाइटीज, प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कैसे कन्वर्ट होगी, पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट होगी, ओपीसी प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट होगी, ओपीसी पब्लिक में कैसे कन्वर्ट होगी, कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगी, एलएलपी कंपनी में कैसे कन्वर्ट होगी। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत टेक्निकल हैं, तो इनको आपको डिटेल में ही पढ़ना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआईएल में चॉइस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, आपका स्टार्टअप है, बिजनेस कोलैबोरेशन है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आप रिवीजन मोड से भी कर सकते हो और मेरी रिवीजन के अंदर 100% चैप्टर पूरा बेयर एक्ट के हिसाब से या आपका जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है उसके हिसाब से मैंने कवर किए हुए हैं। तो इसका मतलब स्मार्ट स्टडी, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है जिसमें कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और कौन सा चैप्टर है जो कि आप रिवीजन से भी करोगे तो आपका 100% सिलेबस उसमें भी कवर हो जाएगा और आप अपना अच्छा खासा टाइम सेव कर सकते हो। आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 रिवीजन करनी है आपके एग्जाम में जाने से पहले। मतलब ये कि आपकी 3 रिवीजन की जो मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर आपको पर सब्जेक्ट का याद रखना है कि आपके पास 7 डेज होने चाहिए रिवीजन के लिए। मतलब ध्यान से समझिएगा बेटा, पहली रिवीजन आप करेंगे हर सब्जेक्ट की 4 दिन के अंदर, दूसरी रिवीजन आप करेंगे हर सब्जेक्ट की 2 दिन के अंदर, तीसरी रिवीजन आप करेंगे हर सब्जेक्ट की 1 दिन के अंदर। मतलब 4:2:1 की रेशियो आपको रखनी है अपने रिवीजन के लिए पर सब्जेक्ट। तो अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हैं तो आपके पास 28 डेज होने चाहिए रिवीजन के, और अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं तो आपके पास 42 डेज होने चाहिए रिवीजन के। मतलब इतने दिन पहले तो आपका जो कोर्स है वो खत्म हो जाना चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग खत्म हो जाना चाहिए तो मेरा मतलब फिनिश से नहीं है, मेरा मतलब है कंप्लीट। और कंप्लीट का मतलब क्या है कि तब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, आप अपने मॉक टेस्ट पेपर्स दे चुके हो, आप अपना जो रिटेंशन है वो कर चुके हो, चीजें आपको याद हो, आप अपना मॉड्यूल और बेरा कवर कर चुके हो। याद रखिएगा ये लास्ट का जो टाइम मैंने आपको बोला है 28 डेज एंड 42 डेज, डिपेंडिंग अपॉन एक मॉड्यूल दे रहे हो या दोनों, ये रिवीजन के लिए है, ये नई चीजों को पढ़ के याद करने के लिए नहीं है। मैं मान रहा हूं कि तब तक तो आप सारी की सारी चीजें साथ साथ पढ़ के याद कर चुके हो, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हो, पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। ये टाइम प्योरली एंड प्योरली आपकी रिवीजन के टूवर्ड्स डेडिकेट होना चाहिए। अब फाइनली जो लास्ट है ना बेटा, ये टिप नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपकी जिंदगी की सच्चाई है। सुनिएगा ध्यान से। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रैंक लाना तो चाहते हैं, जो एग्जाम्शन लाना तो चाहते हैं, जो पास होना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए शायद वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे। हमारा खुद का दिल जानता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं। मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक मोटो को फॉलो करता हूं, डिजायर व्हाट यू डिजर्व। इफ यू थिंक कि यू डिजर्व टू पास, आप उतनी मेहनत करो, देन आप डिजायर करो। आपकी चाहत तो है कि मैं रैंक ले आऊं, लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे, आप डिजर्व नहीं करते, तो फिर आएगी कैसे? डिजायर व्हाट यू डिजर्व इज द मोटो।
तो कहने का मतलब क्या है कि क्या आपको खुद को पता है क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो? और अगर आपको लगता है ना कि सर मेरे से तो इतने घंटे की पढ़ाई नहीं होती, तो मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूं बेटा, सुनिएगा। कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप चाहे प्रैक्टिस करें चाहे आप जॉब करें, आपका ऑफिस जाने का तो समय होगा लेकिन आपके ऑफिस से आने का टाइम नहीं होगा। कहने के लिए आपकी 9 घंटे की जॉब होगी लेकिन ट्रस्ट मी वो 10-12 घंटे जाती है। अब आप एक बात बताओ, दिल्ली से कोई भी जब गुड़गांव या नोएडा जाता है जॉब करने, या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गुड़गांव जाते हैं जॉब करने, रहते नोएडा में हैं। क्यों? रहते दिल्ली में थे, दिल्ली के बाद नोएडा में शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी सस्ती है। मेरी बात को सुनेगा ध्यान से, दिल्ली में पले बड़े हैं, दिल्ली में पढ़ाई की है लेकिन नोएडा शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज रीजनेबल है। लेकिन जॉब कहाँ मिली है? गुड़गांव में मिली है। नोएडा से गुड़गांव 2 घंटे एक साइड जाने में लगते हैं, इसका मतलब 4 घंटे का उनका रोज का ट्रैवल है। 9 to 10 आवर्स की जॉब है, 14 घंटे उनकी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में लगते हैं। और अब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, शायद ये बात आपके दिल पे लग जाए। भाई साहब, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन, हमको इतना ज्यादा प्रेशर होता है। आप किसी भी काम में ले लो, नॉट इवन इन सीएस, आप किसी भी लेवल पे अगर हाई लेवल पे जॉब कर रहे हो ना, मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा, सिर्फ आपका शरीर घर आता है, आत्मा ऑफिस में ही रहती है आपकी। माइंड माय वर्ड्स, सिर्फ शरीर घर आता है, आत्मा आप ऑफिस में ही छोड़ के आते हो, दिमाग में आपके सिर्फ ऑफिस चल रहा होता है। तो जब आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में 13 से 14 घंटे 13 to 14 आवर्स आपको ऑफिस में लगाने ही लगाने हैं, तो भाई उतनी मेहनत या पढ़ाई में कर लो ना यार। मेरी बात को समझो, मेहनत तो सबको करनी है, ये बात तो कंफर्म है, मेहनत के बिना गुजारा है नहीं। तो बेटर है अपनी मर्जी से मेहनत कर लो ताकि आप कल को अपनी मर्जी का काम कर सको। अगर आपने आज मजबूरी में मेहनत करी तो कल को जॉब भी मजबूरी में करोगे, और मजबूरी में कितनी सक्सेस मिलती है लोगों को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई 13 से 14 घंटे जब आपको कल को काम करना ही करना है तो दिल लगा के काम करना है, तो आप दिल लगा के पढ़ाई भी कर लो यार। बस ये छोटी सी 5 चीजों का ध्यान रखो, और रैंक क्या, ट्रस्ट मी, इतने मार्क्स आएंगे कि आप आईसीएसआई का आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दोगे, हाईएस्ट स्कोरर का। बस एक छोटी सी स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट कर लीजिए। और मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको, आप किसी भी मुद्दे पे किसी भी टॉपिक में मुझसे बात करना चाहते हो, मेरी एडवाइस लेना चाहते हो, प्लीज डू कमेंट बिलो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलता है, आपके लेक्चर्स का भी, पढ़ाई का भी, और साथ साथ जहां पर भी आपको लगता है तो भाई अमित सर, आपके जीतू भैया इज देयर विद यू। टिल देन पढ़ते रहो, बहुत पढ़ते रहो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू।